हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया है। एक तो क्या है कि थोड़ा सा कितना याद है हमारे को वो चेक करना भी जरूरी है। उत्साह तो बहुत है हमारे में, पर उत्साह से काम चलेगा नहीं, क्योंकि नॉलेज का एग्जाम है ना। तो थोड़ा सा चेक कर लेते कितना याद हमारे को है अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो जिससे पूछा जाए वो आप बताएंगे, बाकी आराम से सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि साहब राजस्थान के लिए एक शब्द दिया गया था राजपुता। किसने दिया? फर्स्ट लाइन राजपुता किसने दिया था? नेक्स्ट लाइन। हाँ चलते जाओ, समय नहीं मिलेगा इतना। किसने दिया था? मुगल साहित्यकारों ने। किसने दिया था? मुगल साहित्यकारों ने। फोर्थ लाइन जो है वो बताइए, राजपुताना किसने कहा था? राजपुताना। अरे हाँ हाँ शांति। फोर्थ लाइन नंबर 4 अभी आ रहा है आपका। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस। कब कहा था? 1800। जिसको आए उसको बोलना है। आपको अच्छी बात है, आपको आता है, अच्छी बात है। जब आपका नंबर आता है तब आपको आता है नहीं आता वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? तो ये होता है हमारे में कि अरे यार मुझे आता है ना। पर जब आपका नंबर आएगा तब आपको बताना है कि आपको आता ही नहीं आता। ये जो 3 लाइन है, क्योंकि संख्या कम है इसलिए एक साथ पूछूंगा। आप जो हैं आप लोग बताएंगे कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में प्रकाशित पुस्तक का नाम। ट्रेवल्स इन किसने की थी प्रकाशित? पत्नी ने। जो टोड की पहली पुस्तक थी उसका जो दूसरा भाग था उसका नाम क्या था? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स ऑफ इंडिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो है इधर आते हैं। इधर ये और ये सब मिलके इधर जो 3 तुम हो, इधर 2 जो है ना। आप बताएंगे मुझे एकीकरण के किस चरण के अंदर सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? कौन सा था? द्वितीय चरण। आप नहीं, आपके पीछे वाले, ठीक है। हाँ, और वो चरण कब हुआ था कंप्लीट? तारीख क्या थी? अरे यार क्या मतलब है उस चीज का, है ना। सेंस ही नहीं रहेगा फिर इस चीज का। नहीं नहीं आएगा, अभी नंबर आएगा, मैं वहां तक आऊंगा। हाँ बताओ कब आया था? 25 मार्च 1948। नाम था मत्स्य संघ, है ना। हाँ क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ था। जो चरण नंबर आपका 1 था उसका नाम क्या था? और वो कब था? 18 मार्च को। ठीक है, तो सेकंड चरण था आपका, उसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासतें एक ठिकाना आपका शामिल किया गया था। हाँ अब जो है इधर से जो साथी ये हैं इनके जस्ट पीछे वाले, हाँ ये 3 तो ये और आप जो 4-5 हैं, आप लोग बताएंगे मुझे कि राजस्थान का 26वां जिला कौन सा था? अजमेर। कब बना? कब बना अजमेर? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। और इससे पहले अजमेर क्या था? ठीक है, इधर जो साथी हमारे हैं ये बताएंगे 2 लाइन, ये और वो जो साथी हैं 2 लाइन। आप लोग बताएंगे राजस्थान के 3 ऐसे जिले जो एक साथ बने, बारादूसा और राजसमंद। कब बने? 10 अप्रैल 1991 को बने। कब बने? राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। कब बना? 12 जुलाई 1900। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पटवारी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर, है ना। अब जो बचे हुए पीछे जो सब बचे हुए साथी हैं ये बताएंगे एक साथ, ठीक है, कि जो राजस्थान है उसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 23 डिग्री। 23 डिग्री। हाँ 3 मिनट से 30 17। देखो ये हो रहा है कंफ्यूजन तुम्हारे को। 30 डिग्री 12 मिनट। पर ये ध्यान रखना कि सब मिलके नहीं जाओगे एग्जाम देने, जाओगे तो आप इंडिविजुअल एक एक करके, है ना। तो एक साथी अगर जवाब दे रहा है इसका मतलब ये है कि वो 4 ऑप्शन देकर टिक लगा देगा। और बाकी एक और क्वेश्चन आप लोगों से, अब आप नहीं बोलोगे, जिसने आंसर दिया वो नहीं बोलेगा, बाकी साथी बोलेंगे। राजस्थान का देशांतरी विस्तार, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है बताओ?
हाँ, थोड़ा तेज बोलो, तेज। 69, 30 से 78, 17। वेरी गुड। क्या आगे, क्या पूर्वी देशांतर क्या आएगा? एक और जवाब दोगे आप, इधर से आप ही लोग दोगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में, आप दोनों नहीं, आप दोनों के अलावा देंगे, अब दो ने बोल दिया है। 139, 132, 132, 139 वर्ग मील। ये देखो, ये दिख रहा है कि हम जो है धुंधला धुंधला याद है, पढ़ नहीं रहे हैं। इधर जो बच्चे हुए साथी हैं, अब आप सब जो है दावा बोलेंगे एक साथ कि जो राजस्थान जो है वो पाकिस्तान के कितने जिलों से बनाता सीमा? किससे बनाता है? 9 जिलों से सीमा बनाता है। सर्वाधिक जो सीमा बन रही है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान के किस जिले से बनती है? नाम बताओ। बहावलनगर। और कम किससे बन रही थी? उमरकोट। किससे बन रही है? उमरकोट से कम बनती है ना। जो पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं उनका सीक्वेंस क्या है? बहावल नगर पहले आएगा या पुर पहले आएगा? नगर पहले आएगा, फिर पुर, और फिर रहीम यार खान आएगा। अरे हाँ या ना? मंडे को ढंग से याद करके आना सब। अभी धुंधला याद है, और परसों जो है ऐसा नहीं पूछूंगा, एक एक से पूछूंगा। अभी तो समूह से पूछा, लेकिन अभी क्या करूंगा, फिर मैं एक एक उठाऊंगा, यहाँ भी आप जवाब हो इसका, है ना। तो याद होना चाहिए। चलो आप यहाँ जाओ आगे, मैं वही चेक कर रहा था कितना याद है, ताकि आप लोगों को कल टाइम मिल रहा है उस टाइम का उपयोग करना। आप डालो आप हेडिंग में राजस्थान के भौतिक विभाग। कल अपन ने पढ़ी थी उत्पत्ति, क्या पढ़ी थी? हाँ, नया डालो हेडिंग में आप टॉपिक राजस्थान के भौतिक विभाग। अब अपन डिटेल से बात करेंगे सबकी। राजस्थान के भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक विभाग। और थोड़ा स्पीड से लिखना पड़ेगा आप चीजों को, है ना। राजस्थान के भौतिक विभाग डाल दिया आपने। और भौतिक विभाग में जो पहला भौतिक विभाग आपका आ रहा है उसको डालोगे थार मरुस्थल। क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज? थार मरुस्थल। डालें आप हेडिंग में थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। अब देखो साथियों, यहां पे पहला ही बिंदु आ जाता है कि मरुस्थल क्या है। भैया थार मरुस्थल पढ़ने जा रहे हो तो मरुस्थल क्या है, कोई बताएगा? चलो, जो पढ़े हुए वो नहीं बोलेंगे, जो साथी नए हैं वो बोलेंगे फटाफट से। मरुस्थल का जब नाम आता है तो दिमाग में इमेज बनती है कि साहब रेत का ही इलाका है। क्या दिख रहा है आपको? रेत ही रेत। तापमान दिख रहा है ज्यादा, वर्षा दिख रही है कम, और पौधे जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कांटे वाले। कैसे वाले? यही दिमाग में आता है। तो साथियों, ये जो है ये मरुस्थल के एक प्रकार की विशेषता है। ठीक है, मरुस्थल 2 प्रकार का होता है आपका तापमान के आधार पर, ठंडा भी और गर्म भी। जो दिमाग में अभी आपके आया है वो कैसा है? गर्म वाला। बाकी जो ठंडा मरुस्थल है उसमें क्या होगा? तापमान कम मिलेगा, वहां वर्षा भी कम मिलेगी, लेकिन तापमान भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा, और वनस्पति भी वहां पे नहीं मिलेगी, न के बराबर। लेकिन वहां तापमान में क्या मिलेगा? कमी मिलेगी। तो ध्यान रखना कि सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो इलाका जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा मिल रही है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा मिल रही है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मरुस्थल। और अब जो है, अभी हमने बात की कि साहब मरुस्थल जो है उसको तापमान के आधार पर आप 2 भागों में बांट रहे हो। किसके आधार पर? तापमान के आधार पे। तापमान के आधार पे हम कह रहे हैं साहब मरुस्थल 2 प्रकार के हैं। एक तो कौन सा वाला है? एक तो है उष्ण, यानी गर्म है। कैसा है? उष्ण मरुस्थल है, यानी गर्म मरुस्थल आपका है, तापमान ज्यादा है। और एक मिलेगा शीत मरुस्थल, जहां तापमान कम है, तापमान कम है। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो साथियों, उदाहरण लेते हैं अपन कि जो आपके उष्ण मरुस्थल है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो उसका उदाहरण हम देख रहे हैं थार मरुस्थल। जो थार मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल आपका है? उष्ण है। और ये थार मरुस्थल कहां आता है? ये थार मरुस्थल आता है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अभी ठीक है कि थोड़ा सा अभी हमने विराम कर दिया, नहीं तो मैं लिखा था ही नहीं पाकिस्तान, फिर अब ये कहते खाली इंडिया में आता है। कहां आता है ना? अरे हाँ या ना? समझ मारी बात कैसे क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल जो इसका पार्ट है वो कौन है? वो है सहारा। और सहारा कहां आता है?
जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका उत्तरी भाग, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर कोई है तो वो कौन सा है? सहारा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सहारा के बाद में हम बात करते हैं ग्रेट सैंडी, जो आता है ऑस्ट्रेलिया में। कहां आता है? जो ऑस्ट्रेलिया, उसे हम कहते हैं 5 मरुस्थलों की भूमि। ठीक है। और एक आप ले लो कालाहारी को। किसको ले लोगे? जो कैसा है, ये भी आपका इसी का पार्ट है और अफ्रीका में आएगा। कहां आएगा? अब बनाते हैं ठंडे में। कहां आते हैं? जो ठंडे मरुस्थल आपके हैं वे कौन कौन से हैं? तो वे आपके हैं, उनमें पहला जो नाम आएगा वो हमारे भारत में कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख क्या है? लद्दाख में आप जानते हैं पूरे भारत में सबसे कम वर्षा होती है, वो होती है लेह में, आपके जैसलमेर से भी कम। जैसलमेर में जो होती है 10 सेंटीमीटर, उससे आधी यानी 5 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है आपका लेह। और जो लेह आपका है वो जो है किसका पार्ट है? लद्दाख का। किसमें आएगा? शीत मरुस्थल में। ठीक है। नंबर 2, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं गोभी। हाँ या ना? हाँ, फूल गोभी कोई कह रहा है साथी। तो ये जो गोभी मरुस्थल है वो कहां था? मंगोलिया और चीन में। ये गोभी मरुस्थल आपका है। ठीक है, वो गोभी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जितने भी आपके जो बर्फीले इलाके हैं, जैसे आपका अंटार्कटिका, वो भी किसमें आएगा? वो भी आपका आएगा शीत मरुस्थल में, अंटार्कटिका। एक आपका ग्रीनलैंड, ये किसके एग्जाम्पल है? ये सब आपके ठंडे मरुस्थल के उदाहरण है। अब किसी दिमाग में अगर बात आ रही है सर अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है, भले ही बर्फ है लेकिन वर्षा नहीं होती है, और जहां पे कोई रह नहीं पाए जीव, तो वो इलाका क्या कहलाएगा? मरुस्थल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मरुस्थल कहलाएगा। ये ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? लिखो इसमें पहला बिंदु, लिखो मरुस्थल। मरुस्थल लिखो साथियों, और लिखो इसमें वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां, वह क्षेत्र जहां वर्षा, जहां वर्षा, जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल कहलाता है। ठीक है। और देखो नेक्स्ट, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर मरुस्थल को, तापमान के आधार पर मरुस्थल को निम्न भागों में बांटा जाता है। तापमान के आधार पर मरुस्थल को निम्न भागों में बांटा जाता है। और उतारो इसको साथियों, इस इंडेक्स को, इस सारणी को उतार लो फटाफट से, फिर चलते अपन आगे। जल्दी दौड़ना इसको ना। चलने इससे बना आगे। हाँ, मैंने कहा था स्पीड से लिखना चाहती हो ना थोड़ा सा, क्योंकि आप चले अपन इससे आगे।
चलो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे थार मरुस्थल के बारे में। मैंने पहले एक बात कही थी, वो पेन के केप को हटाने के लिए कहा था, लेकिन हटा नहीं रहे हम साथी। अरे मान लो यार, थोड़ा बहुत अनुभव हमको भी है। हमने, हाँ फर्क पड़ता ना, मुझे पता ना, उसमें साइंस है। हाँ हाँ, आप अगर पेन का जो वजन है टोटल और जो केप का वजन है उसको आप निकालो, और उसको जब यहां लगा रहे हो तो उसका जो भार है वो यहां पड़ रहा है ना, आपको नहीं लग रहा, लेकिन उस पेन को लग रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये प्रेशर की तो बात है, वो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए आपकी जो स्पीड हो क्या होती है, कम। चलो इससे बना आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे थार जो मरुस्थल हमारा है उसकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है, कि उससे क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। जो थार मरुस्थल आपका है, इसमें ध्यान रखना कि किसका हिस्सा है या किसका अग्रभाग है। तो जो आपका थार मरुस्थल, इसलिए कहा जाता है कि ये आपका जो है महान अफ्रीकी मरुस्थल जो सहारा है उसी का अग्र विस्तार है, ये माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो थार मरुस्थल है ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, क्या है यहाँ पे, एक तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है विश्व में। अन्य जो मरुस्थल हैं उनकी तुलना में यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। तो सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो क्या बताओगे, थार मरुस्थल है। फिर अगर हम बात करें तो ये विश्व में आपका सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक क्या मिल रही है यहां पे, सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी आपको जो है वो यही देखने को मिल रहा है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी आपको देखने को यहीं पे मिलती है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, सर्वाधिक जनसंख्या मिल रही है और साथ में मिल रहा है आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिल रहा है आपका देखने के लिए। फिर अगर हम बात करें तो जो आपका थार मरुस्थल है, ये थार मरुस्थल जो विश्व के अन्य मरुस्थल है उनकी तुलना में विश्व का सबसे नवीन मरुस्थल है। मैंने बताया भी था आपको, क्या है विश्व का सबसे नवीन मरुस्थल है, इसलिए इसे कहा जाता है विश्व का युवा मरुस्थल, विश्व का युवा मरुस्थल इसे हम कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, अरे कल ही तो हुई थी शाम को, प्लायोसीन से प्लेस्टोसीन युग में। याद नहीं है, घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ रहे अपन, है ना? अरे हाँ या ना, अरे बोलो तो सही। अब आप ये कह सकते हो कि हम नहीं पढ़े, उसमें आपका क्या है, अरे हाँ या ना, ये भी तो कह सकते हो। तो वैसे भी अगर आप लग गए तो क्या जो तनख्वाह है उसका कुछ भाग मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। ये कह रहा पूरे ले लेना सर, हैं? हमने अपने जो गुरुजी है उनको नहीं दिया आज तक, जबकि हम इतने आज्ञाकारी थे, तो मैं आपसे आशा करूंगा नहीं। पर हमारा ये उद्देश्य है कि अपन जो पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको याद होना चाहिए सेम डे, ठीक है? आप थोड़ा सा घर जाके पढ़ा करो। चलो आगे बढ़ो। क्या बोला अपन ने, विश्व का क्या है, ये नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए क्या बोला, विश्व का युवा मरुस्थल इसको अपन ने बोला है। किससे उत्पन्न हुआ था, हाँ साथी तुम थोड़ा सा जो है आओ, किससे उत्पन्न हुआ था ये, किससे उत्पन्न, प्री कैम्ब्रियन में कहां उत्पन्न हुआ ये, उत्पन्न किससे हुआ, अरे टेथिस सागर से। किससे उत्पन्न हुआ, टेथिस सागर से उत्पन्न हुआ। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। नवीन मरुस्थल आपका है विश्व का, और किसका अग्र विस्तार बता रहे हो, आप बता रहे हो महान अफ्रीकी मरुस्थल का अग्र विस्तार। महान अफ्रीकी मरुस्थल जो हमारा है उसका अग्र विस्तार है, अग्र विस्तार। बात समझ में आ रही सबको? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से आगे चल के, कि हमने कहा कि सब सर्वाधिक जनसंख्या है और सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या कहां निवास करेगी, जनसंख्या वहां निवास करेगी जहां पर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो और साथ में रोजगार हो। तो विश्व के जो मरुस्थल आपके हैं उनकी तुलना में अगर हम देखें तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहां पर कृषि, जहां पर उद्योग, जहां पर आपका जो है खनन और परिवहन जैसी आर्थिक क्रियाएं एक साथ उपलब्ध है। देखो जब आर्थिक क्रियाएं होगी तभी तो रोजगार मिलेगा,
और इसी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर आपकी जनसंख्या जो अन्य मरुस्थल विश्व के हैं उनकी तुलना में ज्यादा मिलती है। एक और बात, मैंने एक बात कही, खाने और पीने की व्यवस्था, तो खाना कहां से मिल जाएगा। अब बात आती है जल की, तो जल कहां से मिलेगा। जो मरुस्थल हमारा है, इस मरुस्थल को जल मिलता है आईजीएनपी। किससे मिलता है, आईजीएनपी, मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, जो कि राजस्थान की क्या पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नहर है, वह आपकी नर्मदा नहर। इन नहरों से इसको क्या मिलता है, जल मिलता है। बात में आ रही है, क्या मिल रहा है इसको, जल मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, आपका इनसे मिल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से आगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यह जो मरुस्थल हमारा है यह फैला है इंडिया और पाकिस्तान में, ये हमने कह दिया। और हमारे भारत में इसको क्या बोलते हैं, थार मरुस्थल, क्या बोलते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं ये इसको कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं, तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, अब जो ये भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर इसका विस्तार कहां है, भारत के अंदर इसका विस्तार जो है वो राजस्थान में है। कहां है, राजस्थान में है, फिर गुजरात में है, फिर आपका पंजाब में है, और फिर आपका हरियाणा में। अब आपसे अगर ये पूछे कि भारत में थार मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में, राजस्थान में, सबसे कम का है हरियाणा या पंजाब, हरियाणा पक्का है, तो ये मैंने लिख दिया आप इसलिए, है ना, ये ध्यान रखना। बाकी दिमाग में क्या आता, पंजाब, पंजाब कैसा है, खेती बाड़ी का इलाका है, कैसा लगता। लेकिन ध्यान रखना कि अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो आपका जो है ये सीक्वेंस है, सर्वाधिक राजस्थान, फिर गुजरात, फिर पंजाब और फिर हरियाणा। सबसे कम कहां है, हरियाणा में, और हरियाणा की तुलना में पंजाब में ज्यादा विस्तार है किसका, मरुस्थल का। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से आगे। ये हम सारी बातें जो है कर रहे हैं, इसी में अपन जो है आगे कुछ बात करें उससे पहले इन बातों को जल्दी से लिखेंगे ताकि आप जो है स्पीड पकड़ें थोड़ी सी। लिखें, थार मरुस्थल लिखें, ठीक है, लिखे थार मरुस्थल, थार मरुस्थल विश्व का, थार मरुस्थल विश्व का नवीनतम मरुस्थल है, विश्व का नवीनतम मरुस्थल है, विश्व का नवीनतम मरुस्थल है। इसलिए से विश्व का युवा मरुस्थल भी कहते हैं। इसलिए से विश्व का युवा, जवान है ना, युवा मरुस्थल भी कहते हैं। इसलिए से विश्व का युवा मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बार बार लिखेंगे थार मरुस्थल, पर लिखेंगे सीधा थार। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, थार, थार, थार को, थार को महान अफ्रीकी मरुस्थल, थार को महान अफ्रीकी मरुस्थल का, थार को महान अफ्रीकी मरुस्थल का, महान अफ्रीकी मरुस्थल का अग्र विस्तार, अग्र विस्तार माना जाता है। महान अफ्रीकी मरुस्थल का अग्र विस्तार माना जाता है। क्लियर सभी का। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अगला लिखे नेक्स्ट, थार विश्व में, थार विश्व में सर्वाधिक, थार विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, थार विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। थार विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, मरुस्थल है। क्लियर, सर्वाधिक क्या मिल रही है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी है ना। नेक्स्ट लिखो अगला, यह विश्व में अन्य मरुस्थलों की तुलना में, यह विश्व में अन्य मरुस्थलों की तुलना में, मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या व
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, मरुस्थल है। बात समझना यहाँ पे कि जो जनसंख्या है वो तो भी हमने काउंट लिया कि कितने लोग हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की तो उसको निकालते हैं प्रति वर्ग किमी। किसमें निकालते हैं? प्रति वर्ग किमी में निकालते हैं, यानी जो टोटल जनसंख्या होती है उसमें हम भाग लगाते हैं क्षेत्रफल का। जैसे हमारे राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है पर आपको ध्यान होनी चाहिए, 685 48 437, उसमें हम भाग लगा देंगे 342 239 का, तो आएगा 199 पॉइंट समथिंग, तो राउंड ऑफ हो जाएगा 200। और हमारे जो राजस्थान का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। तो वैसे ही आपका जो है इसका घनत्व निकाला जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे क्या है, विश्व के जो मरुस्थल हैं उनकी तुलना में सर्वाधिक क्या रखता है, जनसंख्या घनत्व रखता है। ठीक है, 103 के लगभग, कितना है, 103 के लगभग आपका है। तो पूरे विश्व में कहीं पे भी आपके ऐसे नहीं है कि जहां 100 व्यक्ति आपको मिल जाए कितने प्रति वर्ग किमी में, लेकिन यहां मिल जाते हैं। अगला लिखो नेक्स्ट, यह विश्व का एकमात्र, नेक्स्ट को अगला, यह विश्व का एकमात्र मरुस्थल है, यह विश्व का एकमात्र मरुस्थल है, एकमात्र मरुस्थल है, एकमात्र मरुस्थल है जहां कृषि उद्योग, जहां कृषि उद्योग, खनन व परिवहन जैसी आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं एक साथ उपलब्ध है। खनन व परिवहन जैसी आर्थिक क्रियाएं एक साथ उपलब्ध है, एक साथ उपलब्ध है। समझ में आ रही बात? चले अपन इससे आगे। मतलब ये हुआ कि जो दुनिया के अन्य आपके मरुस्थल है वहां हो सकता है किसी में कृषि होती हो, किसी में कहीं उद्योग लगा हो गलती से, किसी में खनन होता हो, है ना, किसी में परिवहन होता हो, लेकिन सब चीजें एक साथ आपको अगर देखनी तो कहां मिल रही है, वो मिलती है केवल और केवल थार के मरुस्थल में। आगे बढ़ो, अगला लिखो नेक्स्ट, लिखो थार को जलापूर्ति आईजीएनपी, पूरा इसको लिखाऊं कि चल जाएगा? आईजीएनपी गंग नहर, आईजीएनपी को मला लिखना, गंग नहर व नर्मदा नहर से होती है, गंग नहर व नर्मदा नहर से होती है। कर दिया, अगला लिखो नेक्स्ट, थार भारत व पाकिस्तान दोनों में फैला है। थार भारत व पाकिस्तान दोनों में फैला है, थार भारत व पाकिस्तान दोनों में फैला है, दोनों में फैला, लिख दिया। नेक्स्ट गेम, पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान में से चोलिस्तान कहते हैं। कर दिया, नेक्स्ट, भारत में यह राजस्थान कोष्टक में देना सर्वाधिक, भारत में यह राजस्थान कोष्टक में कीजिएगा ब्रैकेट में सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार, कोष्टक बंद। भारत में यह राजस्थान सर्वाधिक विस्तार, फिर गुजरात, पंजाब व हरियाणा, गुजरात, पंजाब व हरियाणा, और हरियाणा में करना कोष्टक बना के न्यूनतम विस्तार। राजस्थान के बाद आपका गुजरात, पंजाब और फिर आपका हरियाणा, और कर दिएगा न्यूनतम विस्तार, है ना, ब्रैकेट बंद, में फैला है। ठीक है, में फैला है। तो कहां का फैला हुआ है ये?
राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में यह फैला हुआ है। कोई आपत्ति किसी की? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हम। अच्छा ठीक, आरोही और अवरोही, ठीक है, आरोहण चढ़ना, और हाँ, और अवरोह उतरना, ठीक है। तो अब यहां जो है पर्वतारोही, वो सिंपल सा बता रहा हूं एग्जांपल आपको ताकि आपको याद रहे। आरोही अवरोही, पर्वतारोही मतलब जो पर्वत पर चढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, आरोही मतलब क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, और अवरोह मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये जो आपका क्रम है क्या है, ये अवरोही है क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं उल्टा लिखता तो क्या हो जाता, वो आरोही हो जाता। समझ में आ गई बात? चलो, तो ये ध्यान रखना, मैंने क्रम आपको लिखवाया है, मान लो अगर पूछता एग्जाम में तो अपन इसको कर पाए। अगला लिखेंगे अपन, ये लिख दिया आपने, नेक्स्ट लिखो अगला। देखो, थार का कुल क्षेत्रफल, थार का कुल क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 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 2.31/2.44 लाख वर्ग किमी। तो ये टोटल आपका एरिया इसका माना जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें वृद्धि हुई है लेकिन उस वृद्धि को इन्होंने ऐड नहीं किया, इसलिए अपन भी ऐड नहीं कर रहे हैं। बाकी ये कम से कम 2.60 के आसपास पहुंच गया, लेकिन कितना बताना, 2.40। तो 2.3 या 2.4 के आपके जो है अप्रोक्स कोई भी एग्जांपल आपका दे सकता है। लिखो, राज्य में इसका क्षेत्रफल, नेक्स्ट लिखो, राज्य में इसका क्षेत्रफल, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राज्य में इसका क्षेत्रफल लगभग 2,09,000 वर्ग किमी है। लगभग 2,09,000 वर्ग किमी है। राज्य में इसका क्षेत्रफल लगभग 2,09,000 वर्ग किमी है। कर दिया। देखो, यह आंकड़ा काजरी के नवीनतम शोध से प्राप्त है। काजरी के नवीनतम शोध से प्राप्त, ठीक है। तो काजरी जो संस्थान हमारी है उसके अनुसार जो मरुस्थल है उसमें 9,000 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, यानी पहले 2 लाख था, अब कितना हो गया, 2,09,000 हो गया। तो ये जो आंकड़ा है वो कहां से अपने पास आ रहा है, मैं कहां से लिखवा रहा हूं, तो लिखवा रहा हूं आपके शोध जो सोर्स हो क्या है, काजरी। कंप्लीट है, लिख दिया यहां तक। नेक्स्ट को, राज्य में थार की लंबाई, राज्य में थार की लंबाई 644 किलोमीटर, थार की लंबाई 644 किलोमीटर व चौड़ाई 300 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 644, नॉर्थ से साउथ। थार की लंबाई जो है वो कैसे आएगी, नॉर्थ से साउथ आएगी, और चौड़ाई कैसे आएगी, ईस्ट से वेस्ट। तो थार की लंबाई 644 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग कितनी है, 300 किलोमीटर। कर दिया। अब एक चीनी यात्री राजस्थान आया था, नाम क्या था उसका, हेनसांग। हेनसांग कहां आया था, हेनसांग कहां आया था, बीनमाल जालोर में आया था। और जब यह आया उस समय यहां पर कौन से वंश थे, गुर्जर प्रतिहार। कौन से थे, तो जो हेनसांग है उसने इस क्षेत्र को कहा गुर्जर रात्रा। क्या कहा, गुर्जर रात्रा प्रदेश के नाम से जो है इसको हेनसांग ने संबोधित किया। और एक आपके हैं वनस्पति विज्ञानी जिनका नाम है डॉक्टर ईश्वरीय सिंह। तो डॉक्टर ईश्वरी सिंह जो वनस्पति विज्ञानी है उन्होंने इसे कहा रुक्ष क्षेत्र। क्या कहा, रुक्ष क्षेत्र कहा, ठीक है। तो लिखो साथियों नेक्स्ट लाइन में, देखो, चीनी यात्री हेनसांग ने थार के लिए गुर्जर रात्रा प्रदेश शब्द का उपयोग किया। गुर्जर रात्रा प्रदेश शब्द का उपयोग किया। क्या शब्द दिया इसने, गुर्जर रात्रा प्रदेश, है ना, गुर्जर रात्रा प्रदेश शब्द का उपयोग किया। नेक्स्ट लिखें अगला बिंदु, वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने
वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने थार को रुक्ष क्षेत्र कहा। थार को रुक्ष क्षेत्र कहा। वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने थार को रुक्ष क्षेत्र कहा। क्या कहा? चलो अगला देखो नेक्स्ट। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को 12 संख्या में कितने 12 राज्य के 12 जिलों को मरुस्थल में शामिल किया जो निम्न है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थल में शामिल किया जो निम्न हैं। कौन कौन से उसकी हम बात करते हैं। 12 जिलों को मरुस्थल में शामिल किया। कंप्लीट सभी का। अब आप दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत नक्शा आपको भी पता है कि पश्चिमी राजस्थान जो हमारा है उसमें कौन कौन से जिले हैं जो मरुस्थल में शामिल हैं। ठीक है। और पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पुराने के आधार पर, नए मत बोलना। नए वाले कोई नहीं बोलेगा, पुराने ही बोलने हैं। नाम बताओ। एक तो नाम आया बीकानेर। क्या नाम आया? एक नाम आया जैसलमेर। बीकानेर के बाद में जैसलमेर। और एक नाम आ रहा है हनुमानगढ़। चूरू। एक आ रहा है बाड़मेर। बाड़मेर के बाद जोधपुर, जालोर और पाली। एक नाम आ रहा है नागौर। नागौर के बाद गंगानगर। वेरी गुड। एक नाम आया श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर और सीकर। फलोदी पुराना है क्या साथी? फलोदी क्यों बोल रहे हो? फलोदी पुराना नहीं है, फलोदी नया है, वर्तमान में आ रहा है। पर जब राष्ट्रीय कृषि आयोग में शामिल किया तो उस समय केवल ये 12 जिले आपके थे। तो लिखो साथियों, इन 12 जिलों के नाम लिखो। हो गया आपका? सभी का हो गया यहां तक कि बाकी है? जल्दी करना है ना। अब ये तो हो गए पुराने के आधार पे। अब आप दिमाग लगाओ कि नए कितने बने यहां पे। कोई नया बना क्या? अब जो नया बना है उसका दिमाग लगाओ। और उससे पहले ये दिमाग लगाओ कि यहां पर संभाग कितने दिख रहे हैं आपको। नए को ट्राई करने दीजिए। कितने संभाग दिख रहे हैं साथियों? 4 के 3? 4 वाले कौन कौन है? जिनको 4 दिख रहे हैं वे कौन कौन है? ऐसे हाथ ऊपर कर दें। वो 4-5 दिख रहे हैं मुझे तो ठीक है। जिनको 3 दिख रहे हैं वे कौन कौन है? 3 वाले एक आधे हैं। 2 वाले। अब ये दिक्कत कहां आ रही बता? हमको संभाग भी याद नहीं है। अगर हमको संभाग याद होते तो हमारे अभी हाथ ऊपर होते। हाँ या ना? सही कह रहा हूं मैं? अब यहां दिमाग लगाओ कि यहां पर संभाग है 4। कितने संभाग हैं? ये जिले जो लिखे हैं मैंने बड़े सीक्वेंस लिखे हैं। ये 4 जिले कहां आ रहे हैं? बीकानेर संभाग में। ये कहां आ रहे हैं? जोधपुर संभाग में। ये 2 कहां आ रहे हैं? जयपुर में। और ये कहां आ रहा है? अजमेर में। यानी कितने हो गए? 4। कितने संभाग हो गए? तो 4 संभागों का क्षेत्र कहां आता है? मरुस्थल में। अब जो नए जिले आए हैं उनको अपन देखेंगे। तो जो नवीन जिले आपके शामिल हो रहे हैं इसमें, नवीन जो जिले शामिल होंगे उनको अगर आप देखें तो उनको देखने पे आपको दिखेगा यहां पे, एक तो आप कह रहे हैं फलोदी। क्या कह रहे हैं? फलोदी। एक
बालोतरा, बालोतरा के बाद डिडवाना, डिडवाना कुचामन, और तो कोई नहीं है, बस यही है, हाँ या ना। तो अब यहां एक बात और आती है, इनको छोड़ दो नए को, ठीक है, चलो नए को भी ले लो भले चाहो तो। ऐसा इन चार संभागों में से कौन सा संभाग है जो पूर्ण रूप से मरुस्थल में दिख रहा है? बीकानेर, जोधपुर। बीकानेर वाले कौन कौन, पहले वो आ जाओ। बीकानेर वाले कुछ है, जो जोधपुर वाले वो कौन कौन, जिनको लगता है जोधपुर, वो भी कुछ है, बाकी निर्दलीय हैं, जो लिखाओगे लिख लेंगे हैं। आप एक बात समझो, जोधपुर संभाग में जिले कितने आ रहे हैं वर्तमान में? 8 आ रहे हैं। कितने दिखे हुए हैं? 5 तो दिखे हुए हैं, 5 और ये 2 7, 8 कहां हो रहे हैं? एक ही तो कम पड़ रहा है। कम कौन सा पड़ रहा है? सिरोही। तो सिरोही नहीं है, तो सिरोही यहां पर नहीं है, इसका मतलब पूर्ण रूप से शामिल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग, हालांकि वर्तमान में सिरोही में विस्तार हो चुका है, ठीक है, पर जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें पार्ट नहीं बैठ रहा है। और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ बीकानेर संभाग में जिले 4 हैं, वो चारों चारों यहाँ पे आपके उपस्थित हैं। समझ में आ रही बात? तो अब इसमें आप जो है ऐड करना, देखो लिखें, वे नवीन जिले, वे नवीन जिले जो मरुस्थल में आते हैं, वे नवीन जिले जो मरुस्थल में आते हैं, वे नवीन जिले जो मरुस्थल में आते हैं, मरुस्थल में आते हैं। फलोदी, बालोतरा, डिडवाना और कुचामन। हाँ, अरे मेरे साथी, अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला अभी कि सिरोही में विस्तार हो चुका है, ब्यावर में विस्तार हो चुका है, लेकिन हाँ हाँ बोलो, तुम बोलो पहले। अरे मेरे दोस्त, उस समय आपका जो संभाग था वो हटाए नहीं थे, और अभी संभाग आपके हटा दिए हैं। समझ में आ रही बात? तो जब संभाग आपके हट जाएंगे तो उस वजह से क्या करना पड़ेगा, अपने को चेंज करना पड़ेगा। सुनो एक और बात, आपका जो प्रश्न है उसको सुन लो मेरी तरफ से भी, कि विस्तार जब देखेंगे अपन, कि मैंने भी एक बात बोली थी कि राष्ट्रीय कृषि आयोग के अकॉर्डिंग तो ये है। जल्दबाजी क्यों कर रहे? टॉपिक पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये डाउट है, तो अपन उस डाउट पे बात करेंगे। अभी तो अपन टॉपिक स्टार्ट किया, ये अपन क्या बात कर रहे हैं, इसको देखो स्पेशली कौन है ऊपर, इसने जो शामिल किए हैं, मैं उन जिलों की बात आपका कर रहा हूं। अब जब मैं आगे पढ़ूंगा कि सब विस्तार कहां कहां हुआ, वो अपन पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण में, तो उसमें अपन ऐड करेंगे सिरोही को, ऐड करेंगे आपके राजसमंद को, ऐड करेंगे ब्यावर को, ऐड करेंगे जयपुर तक को। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो चीजें आपकी जब चेंज हुई है तो अपने को उस चेंज के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चले, मैं भी इसको यहीं लिखवा दूंगा, तो फिर आप लोग और हो जाएंगे कंफ्यूज। आगे बढ़े, लिख दिया आपने यहां तक। ये जो बात अपन ने की है किसके अकॉर्डिंग की है? अब जो विस्तार अपन लिखेंगे उसको अपन यहां पे मर्ज और कर रहे हैं। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, इसमें एक लाइन जोड़ो, लिखो, लिखे वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार निम्न जिलों में हुआ है, निम्न जिलों में हुआ है, हुआ है। क्लियर? अब देखो यहां पर ऐसे जिले भी हैं जिनका क्षेत्र कहीं और लिया गया, वो भी आएंगे, और ऐसे जिले जिनमें विस्तार वास्तव में हुआ वो भी आएंगे। समझ में आ रही बात? लिखो, सिरोही, सिरोही, राजसमंद, सिरोही, राजसमंद, 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 अजमेर व जयपुर, अजमेर व जयपुर, अजमेर व जयपुर। कर दिया आपने? कर दिया? तो ये 4 जिले वे जिले हैं जिनमें क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। क्या हुआ है? अब नीचे बनाओ कोष्टक, ब्रैकेट बनाओ, इसी के नीचे लाइन में कोष्टक बना के लिखेंगे। लिखें, देखिए ब्यावर का वह क्षेत्र,
ब्यावर का वह क्षेत्र जो पाली से लिया गया है, पाली से लिया गया है, लिया गया है ना, कोष्टक बंद। बस ताकि आपको ध्यान रहे कि ब्यावर का केवल वही भाग आ रहा है जो कहां से आया है, वो किसमें आएगा, मरुस्थल, क्योंकि पाली किसमें आता है, मरुस्थल में। लेकिन पाली का वह भाग जो सीमा बनाता है आपके उदयपुर से और राजसमंद से, वो आता है आपके अरावली में। जब अपन अरावली पढ़ेंगे तो अरावली में भी क्या आएगा, पाली आएगा। जो देशूरी नाल आपकी है वो किसमें आती है, पाली में आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मतलब इसमें आप इस बात को समझें कि जब जिले चेंज हुए, संभाग बदले, तो ऑटोमेटिक ज्योग्राफी बदलेगी। दूसरों में कहीं दिक्कत कोई नहीं आएगी, दिक्कत इसमें आई सबसे ज्यादा ज्योग्राफी में। भाई आपको जो पढ़ाया गया पहले, वो पढ़ाया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हुआ, फिर वापस इन्होंने क्या कर दिया कि नहीं साहब 41 कर दो और संभाग हटा दो। तो हटाते अपने को क्या करना पड़ा, ये सब हटाना पड़ा। तो लैंग्वेज पूरी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पहले मैंने सांचौर लिखाया होगा तो भी हटाना पड़ा, क्योंकि अपने को सांचौर हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका जिला अस्तित्व में नहीं है। क्लियर, चलो आगे। एक तो टॉपिक जब पूरा हो जाए उसके बाद आपको लगता है डाउट, से तो कोई डाउट आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो। चले अपन इससे आगे। और जो पुराने बैठे हुए साथी, मैं निवेदन करूं बार बार कि आप लोग जब आगे बोलोगे ना, तो क्या होता है कि यहाँ फ्लो बिगड़ता है। बहुत क्लियर है इस बात को, ये आप लोग पहले पढ़े हुए हो, आपके पास लिखा हुआ है, तो जो पास बैठा हुआ स्टूडेंट है वो भ्रमित होता है। सही बात है गलत? अब वो चीज मान लो मैं लिखवाई थी मैंने किसके हिसाब से, 50 जिलों के अकॉर्डिंग, आज पढ़ा रहा हूं मैं 41 के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियस बात है कि लैंग्वेज में परिवर्तन होगा, 500% होगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, हाँ शक्तिमान, क्या दिक्कत है? थोड़ा आराम से, है ना। चलो आप लोग इस बात को समझो कि अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो सबके लिए हुआ है। समझ में आ रही बात? अब जैसे कुछ बच्चे जैसे ऑनलाइन मान लो पढ़े हुए हैं पुराने वाले में, तो 50 से पढ़े हुए हैं, लेकिन अब क्या हुआ 41 हो गया। अब उसमें गलती इसकी मेरी या सरकार की? मैं तो और अच्छा कर रहा हूँ भाई, हाँ जो पुराना है उसको अपन हटा के नया पढ़ रहा है कि नए से प्रश्न अपने बनेंगे। और मैंने उस समय कहा भी था ये कि हो सकता है परिवर्तन हो जाए, है ना। चलो आगे लिखो, अगला ये हो गया आप लोगों का। अब लिखो नेक्स्ट, एक लाइन जोड़ो इसमें, लिखो वर्तमान में 4 संभागों का क्षेत्र, 4 संभागों का क्षेत्र, 4 संभागों का क्षेत्र, संभागों का क्षेत्र मरुस्थल में आता है। मरुस्थल में आता है मतलब जो आ रहे उनकी बात कर रहे, विस्तार की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 4 संभागों का क्षेत्र मरुस्थल में आता है। लिखो कौन कौन से, लिखो इसमें बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, अजमेर व जयपुर, अजमेर व जयपुर। आगे लिखें नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखें बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग पूर्ण रूप से मरुस्थल में आता है। बीकानेर संभाग पूर्ण रूप से मरुस्थल में आता है। किसमें आता है? मरुस्थल में। जो बाकी संभाग हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो अजमेर आपका हो, चाहे वो आपका कौन सा हो, जोधपुर हो, इनका कुछ भाग किसमें आएगा? अरावली में भी आएगा। लेकिन जो आपका बीकानेर संभाग है वो किसमें आ रहा है? पूर्ण रूप से मरुस्थल में। अगला नेक्स्ट डालो हेडिंग में और लिखो, लिखो नेक्स्ट मरुस्थल के प्रकार। क्या डालोगे हेडिंग में? मरुस्थल के प्रकार ओब्लिक वर्गीकरण, मरुस्थल के प्रकार ओब्लिक वर्गीकरण, मरुस्थल के प्रकार ओब्लिक वर्गीकरण, मरुस्थल के प्रकार ओब्लिक वर्गीकरण। ठीक है, और जो पहली बात हम करेंगे साथियों उसको डालेंगे आप हेडिंग में, लिखो वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर मरुस्थल का वर्गीकरण, वर्षा के आधार पर मरुस्थल का वर्गीकरण। क्लियर सभी का?
वर्षा के आधार पर मरुस्थल का वर्गीकरण। ठीक है, हम एक क्षेत्र देख के आए थे, राठी क्षेत्र, याद आ रहा है, जिसमें दिखाया था कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जो क्या कर रही थी, मरुस्थल को बांट रही थी दो भागों में। तो हम ये जो बात कर रहे हैं, ये बात अपन कर रहे हैं वर्षा के आधार पर। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसमें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कौन सी रेखा है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा का मतलब होता है समान मान वाले, जो हम कह सकते हैं समवर्षा, यानी समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और जो समवर्षा रेखा है वो कहां से आई? वो आई है सम्मान विधि से। सम्मान विधि होती है जिसमें समान मान वाले स्थानों को मिलाया जाता है। सम वर्ड लगते हैं यानी समान। अब वो समदाब हो सकता है, समताप हो सकता है, सम वर्षा हो सकता है। तो यहां जो वर्षा हम बात कर रहे हैं कौन सी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके समवर्षा रेखा की। और वो कौन सी रेखा आपकी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ऐसी ही एक रेखा गुजरती है हमारे कहां से? अरावली से। और अरावली में जो वर्षा रेखा है वो है आपकी 50 सेंटीमीटर। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। बात समझ आ रही है? अब यहां देखो साथियों, ये तो हो गया मरुस्थल, ये हो गया आपका अरावली। और इस तरह से हम यहां चले तो ये इलाका जो हमारा है वो कहलाएगा दक्षिण पूर्वी पठार। क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्वी पठार। और ये जो इलाका है वो कहलाएगा पूर्वी मैदान। तो हमारे राजस्थान के 4 भूभाग भी हो गए यहाँ पे। और साथ में हम बात जो कर रहे हैं आपका इसके बारे में, मरुस्थल के बारे में, तो मरुस्थल में 2 भाग हमने बांटे वर्षा के आधार पे। एक भाग जहां वर्षा हो रही है 0 से 25, कितनी हो रही है? और एक भाग जहां हो रही है वर्षा 25 से 50। तो जहां पर वर्षा आपकी हो रही है साथियों, कितनी हो रही है? आपकी हो रही है 0 से 25 सेंटीमीटर। उसे हम कहेंगे शुष्क मरुस्थल। क्या कहेंगे? शुष्क मरुस्थल यानी एरिड जोन। शुष्क मरुस्थल यानी एरिड जोन। अगर आप देखोगे तो नियम के अनुसार तो वास्तविक मरुस्थल यही है, हाँ या ना? तो हम पढ़कर आए थे कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? मरुस्थल। तो वास्तविक मरुस्थल कौन सा है? यही है। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसने क्या किया? इस पूरे इलाके को जो अरावली के पश्चिम में, उसे पूरे को क्या कर दिया? शामिल कर दिया मरुस्थल में। इसलिए हम क्या करते हैं कि थार मरुस्थल हमारा जो है वो क्या है? बड़ा है। अब आप दिमाग लगाओ, वास्तविकता में जो पॉपुलेशन है आपकी वो ज्यादा कहां है? इस रेंज में। ठीक है, अब यहां आ जाओ, ये कौन सा इलाका है? ये इलाका है अर्धशुष्क, क्योंकि इसमें वर्षा जो हो रही है वो हो रही है आपकी 25 से 50। तो ये कहलाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल। क्या कहलाएगा? अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाएगा। कोई आपत्ति किसी की? अब देखो साथियों, जैसी वर्षा होगी वैसी मिलेगी वनस्पति। जैसी वर्षा वैसी क्या मिलेगी? हम जानते हैं कि जो मरुस्थल होता है उसमें मिलती है मरुद्भिद वनस्पति। क्या मिलती है? मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति मिलती है, जिसे हम कहते हैं जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स हम इसे कहते हैं, है ना? जीरोफाइट्स जो होती है कांटेदार, कैसे होती है? और जो आपका अर्धशुष्क इलाका है यहां मिलेगी स्टेपी तुल्य वनस्पति। स्टेपी जो आपकी वनस्पति क्या होती है उसको समझाऊंगा मैं आपको आगे जब लिखाऊंगा। स्टेपी तुल्य वनस्पति। तो ये आपके 2 भूभाग हमने बांटे हैं वर्षा के आधार पे। और टोटल हमारे रास्ते में कितने भूभाग है? 4। तो इसको एक बार बनाओ आप फटाफट से, फिर चलते अपन आगे। इसको बनाओ, जल्दी बनाना इसको, ना। जो पढ़ाया जा रहा है यहां से वो बिल्कुल अच्छा पढ़ाया जा रहा है, चिंता ना करो, ठीक है? क्योंकि आप जो है आगे चलोगे तो मतलब नहीं है, साथ चलोगे तो ठीक रहेगा, है ना? बाकी तो सब होशियार है, मुझे पता है ना? पर सिलेक्शन उसी का होता है जो दिए गए सिलेबस को कवर कर ले, बस। तो अपने को सिलेबस कवर करना है, बाकी एक्स्ट्रा अपने को दिमाग नहीं लगाना साथियों। आप इसको उतार लें, कल अपन इसके आगे जो है नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे, ठीक है? क्या हो रहा है? इसको उतार लेना आप।